हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में चैप्टर लाइट, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद में प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके, स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर विच इज obtained फ्रॉम द स्फेयर। स्फेयर का मतलब जो सर्कुलर शेप, अगर उसको हम 3D के अंदर ले लेंगे तो जो स्फेयर जो शेप बनेगी उसको बोला जाएगा स्फेयर। ठीक है, अगर हमने इसको इसी को कट करके बनाया है तो वहां से जो मिरर ऑब्टेन होंगे, हमारे को जो मिरर बन के आएंगे उनको बोलेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये मान लो हमारा स्फेयर था, 3D शेप की मैं बात करूं तो स्फेयर है। ठीक है, उसको हमने इस तरफ से अगर कट कर लिया यहाँ से और बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया, विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, और अगर हमने इसको इस साइड से कट करके इंटरनल साइड में पॉलिश कर लिया, ये जो मिरर बनेगा, ये जो आउटर साइड से पॉलिश है उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। एंड द मिरर विच इज कर्व्ड आउटवर्ड्स एंड पॉलिश्ड इनसाइड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, पूरा नहीं दिखा करके तुम लोगों को अगर ये समझाना चाहूं, अब देखो ये जो बन करके आया ना, ये क्या है हमारे पास, दो टाइप के जो मिरर हैं स्फेरिकल मिरर के, जो टू टाइप्स हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वो हमारे पास यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इस वाले हाथ को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ कॉनकेव मिरर के लिए, तो पीछे की तरफ पॉलिश दिख रही है और इधर से शाइनिंग सरफेस है, मतलब इधर से जो बाहर पॉलिश हो रखी है वो क्या है, मेरा कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। बाहर पॉलिश रहेगी और अंदर की तरफ रेज को कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी हो जाता है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कर्व्ड इनवर्ट्स ऐसे हाथ को ऐसे मोड़ रखा है हमने, और इधर बाहर की तरफ भी पॉलिश हो रखी है, तो इस पे जो भी चीज आएगी टकरा करके दूर जाएगी, यहाँ पर आएगी नीचे डाइवर्ज हो जाएगी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर भी यहाँ पर इसका नाम हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के मिरर होते हैं स्फेरिकल के अंदर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये जो मैं रेज बना रहा हूँ पीछे की तरफ छोटी छोटी लाइनें, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को भी एग्जाम में भी अगर पूछे तो वहां पर रिप्रेजेंट करना ही जरूरी होगा। ऐसे नहीं कि बस ऐसे मोड़ करके करो करके बना दो, उससे नहीं होगा काम। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशन आती है। जो हमने स्फेयर का सेंटर माना था, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सी से, जहां से हमने इन मिरर को कट किया था, जो हमने यहाँ पर मिरर लिए हैं, जिसको सेंटर मान करके हमने कट किया है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये मिरर के बीचों बीच सेंट्रल पॉइंट में जाता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज पोल। क्या होता है? उसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट। इसकी डेफिनेशन यूं बोल सकते हैं कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पैरेलल लाइंस पासेज इज नोन एज फोकस पॉइंट। वो पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल को इमेजिनरी लाइन, जो लाइन हमने ऐसे दिखा रही कि नहीं इमेजिनरी लाइन होती है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये इधर भी बढ़ाई जा सकती है, इस तरह भी एक्सटेंड की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है और आगे तक भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि सी से पी के बीच की डिस्टेंस ही हो, आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इधर इन लेफ्ट साइड और इन राइट साइड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर के कहां से निकलेगी, जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम फोकस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो द लाइट रे
व्हेन इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ठीक है, द लेंथ बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। मैंने क्या क्या डेफिनेशन बता दी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, वो इमेजिनरी पॉइंट जिसको हमने सेंटर मान करके मिरर को कट किया था। फोकस पॉइंट बता दिया हमने, फोकस पॉइंट क्या होता है। थर्ड हमने फोकल लेंथ बता दी क्या होती है। फोर्थ हमने बता दिया पोल क्या होता है। फिफ्थ हमने बता दिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ध्यान रखना, प्रिंसिपल PAL आएगा। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ये 5 चीजें हमने पढ़ ली है। अच्छा, यहां से एक रिलेशन तुम्हारे को देखने को मिल रहा होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम, PF प्लस CF इक्वल टू CP हो या नहीं है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस पूरे की हाफ है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यूं बोल सकता हूं PF और CF, PF और CF ये दोनों, इसको मैं CF मान करके इसको भी CF मान सकता हूं क्या? तो 2CF इक्वल टू CP हो सकता है। CP मेरा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको मैं R दे सकता हूं। CF क्या है मेरा, या फिर ये PF लूंगा तो ये क्या है मेरी रेडियस, तो 2R, तो R सॉरी 2F, तो 2F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, F इक्वल टू R/2, R डिवाइडेड बाई 2। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारे 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये 30 है तो ये 15 सेंटीमीटर। ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज आती है। डेफिनेशंस हो गई। इसमें एक डेफिनेशन और देख सकते हैं, 6th वाली, अपेर्चर। अपेर्चर का मतलब होता है, ये जो हमने मिरर लिया है ये कितना ज्यादा कर्व है, इनके ऊपर जो कर्व है, नीचे वाला जो कर्व, इसके बीच की जो डायरेक्ट विड्थ है ना, इस विड्थ को क्या बोला जाता है? अपेर्चर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये अपेर्चर कम होगा तो मिरर की या फिर जो लेंस अगर कुछ है उनकी जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर है वो क्या होगी? कम होगी। ये जो अपेर्चर जितना कम रहेगा, जैसे ये मिरर ऐसे एकदम प्लेन मिरर की तरह है, तो अब ये कन्वर्ज करने का काम इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये जितना ज्यादा कन्वर्ज कर रखा है हमने, अपेर्चर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, हम लोगों को जो मिरर हमने पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें आएगी वो आएगी रे डायग्राम। और रे डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास 4 रूल होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तुम लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते भी चल लोगे ना। अगर ये आधे घंटे की क्लास है, तुम लोगों को पढ़ने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। साथ के साथ उतारते चलो, या फिर PDF चाहिए तो PDF भी ले लेना। ठीक है भाई, पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर 4 नियम है कॉनकेव मिरर। ठीक है, फर्स्ट जो रूल होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, बाहर की तरफ से पॉलिश है, इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज P, F एंड C। ओके, फर्स्ट रूल ऐसा कहता है, अगर हमने ये C और P को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जा रही है उसको बोल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमने लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली है, if a light ray incidence parallel to the principal axis after reflection it will pass through focus point। ठीक है, फर्स्ट रूल है, अगर हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगी? फोकस पॉइंट से जाएगी। अब अगर तुम लोगों को इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल लगाना है, तो इसमें जो नॉर्मल रे जाएगी ना, वो ऐसे आएगी, सी से निकलती। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। रूल पता ही होगा तुम लोगों को दोनों। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सभी को? फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया क्या?
सेकेंड रूल कॉनकेव मिरर के बता रहा हूं एक बार में, फिर कॉन्वेक्स के अलग से ले लेंगे। सेकेंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है। यूं समझ लो कि इसमें एरो का साइन क्या कर दूं, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम लाइट रे को फोकस पॉइंट से डालेंगे, इफ वी स्ट्राइक light ray from focus point to a concave mirror or convex mirror, it will pass या फिर it will become parallel to the focus sorry principal axis। ये क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट से अगर डालेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी या नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हुई या नहीं हुई, तो दोनों रूल में कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन का चक्कर है, या फिर समझ लो पैरेलल डालेंगे फोकस पॉइंट से निकलेगी, फोकस पॉइंट से डालेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों नियम समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले रूल की। थर्ड रूल इससे भी सिंपल है। थर्ड रूल ऐसे कहता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। थर्ड रूल ऐसे कहता है, अगर हमने लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला है तो वो वैसे की वैसे ही वापस चली जाएगी, तो ये जैसे गया था ना वैसे के वैसे टकरा करके वापस से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सीधी गई थी वैसे के वैसे वापस से आ जाएगी। फोर्थ वाला जो रूल है वो है, अगर हमने लाइट रे को पोल के ऊपर डाला है ओब्लिकली कोई भी एंगल के ऊपर, वो उसी एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री का तो ये वाला 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल रे का काम करेगी, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल रे हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। जितना एंगल ये रहेगा ना उतना ही एंगल इसका रहेगा। समझ में आ गई क्या इतनी बात, ठीक है। अब देख लो कॉन्वेक्स मिरर के भी। कॉनकेव मिरर वाले में कोई समस्या है क्या किसी को, हो तो बता देना भाई, वापस से रिपीट हो जाएंगे, या फिर तुम लोग एक बार वीडियो को पीछे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। लेकिन इन्हीं चारों रूल्स का यूज पूरे के पूरे रे डायग्राम में आने वाला है। ये रूल समझ में आ गए तो रे डायग्राम समझ में आ जाएंगे, रे डायग्राम समझ में आ गए तो फिर न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे रे बनेगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, P है, ये F था, ये C था, ऐसे कर्व करके काटा था हमने, तो वो इधर वाला कॉनकेव मिरर है, इधर वाला कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसमें इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखा नहीं जा सकता, तुम मिरर के पीछे जा करके देखोगे शक्ल दिखाई देगी क्या तुम लोगों को, तुम्हारी नहीं दिखाई देगी ना। तो उसी प्रकार से इस तरफ हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब जिधर से पॉलिश हो रखी है उसके अपोजिट साइड में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पहला रूल हमने जो चारों नियम पढ़े थे ना वहां पर सेम वही है, बस यहाँ पर रेज का खेल है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, पी और सी को ज्वाइन करते हुए लाइन जा रही है, इसको हमने इधर भी एक्सटेंड कर दिया, उधर भी आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर जाएगी तो वो कहां से निकलेगी, फोकस पॉइंट से। अब ये मिरर अपने अंदर से रेज को जाने नहीं देगा, ठीक है, इसका नेचर है डाइवर्ज करने का, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज ये कर दिया इसने ऊपर की तरफ। लेकिन हमारा नियम कहता है कि पैरेलल होगी तो फोकस पॉइंट से जाएगी, तो हमने वर्चुअली ऐसे सोचा कि इसकी तरफ से इधर से निकल करके जा रही है। सेकेंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है, अगर हमने लाइट रे को इस प्रकार से डाला है कि वो फोकस पॉइंट पर जाकर के टकराए, ठीक है, इस एरो को मैं हटा दूं यहाँ से, और ये जस्ट इसका अपोजिट है, फोकस पॉइंट पर डालूंगा तो जा तो सकता है नहीं इधर, सिर्फ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रूल यही कहता है, अगर हम लाइट रे को फोकस पॉइंट पर डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल कहता है कि अगर तुमने लाइट रे को पोल के ऊपर से डाला है उसी एंगल पे आ जाएगी, सेम वही रूल है, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा था सी के ऊपर डालने वाला, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर मैंने लाइट रे को यूं डाला कि वो सी के ऊपर आ जाए, ऐसे वर्चुअली इस तरफ जाएगा, जा सकता नहीं है, टकरा करके उसी डायरेक्शन में वापस से आ जाएगा। चारों रूल समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालो फोकस पॉइंट से निकलेगी, फोकस पॉइंट से डालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर डालो, उसी डायरेक्शन में वापस ले जाएगी। फोर्थ रूल, पोल के ऊपर डालो, उसी एंगल पे वापस ऑब्लिकली डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, दिख रहा ना? आगे देखो, कॉनकेव मिरर के अंदर, अच्छा देखो, इमेज ऑब्जेक्ट जो है ना, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट को हमने किस किस लोकेशन पर खड़ा कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग इमेज किस किस जगह पर जाकर के डिफाइन होगी। सबसे पहले देखो, ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। एक बार रफली समझा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, फिर उसके बाद में डिटेल में सब चीज़ों को वापस से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा P है, ये F है, ये C है। मैं रफली बता रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तुम लोगों को हर बार इक्वल लेना है एग्जाम में। तुम इसको जब बनाओगे तो कंपास से इसको ड्रॉ करके C के ऊपर रख करके इसको आर्क लगाना है, उस तरीके से बनाना है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का लिया तो ये 5 सेंटीमीटर का P और F डिस्टेंस होना चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कितनी पोजिशन है। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकता हूँ, बहुत दूर ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा इन्फिनिटी के ऊपर। सेकंड में ऑब्जेक्ट को C के पीछे यहाँ पर कहीं पर खड़ा कर सकता हूँ, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। थर्ड में ऑब्जेक्ट को C के ऊपर खड़ा कर सकता हूँ। फोर्थ में ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख सकता हूँ। फिफ्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट को F के ऊपर रख सकता हूँ, और सिक्स में F और P के बीच में कहीं पर भी खड़ा कर सकता हूँ। अब मैं P के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, मिरर के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, तो इमेज दिखेगी क्या? कुछ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो 6 कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा कोई पॉसिबल सिचुएशन या पॉसिबल कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो मैक्सिमम कॉनकेव मिरर के अंदर कितने टाइप से हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं? तो 6 टाइप की इमेज हमारे को देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इन्फिनिटी से। ठीक है भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्फिनिटी से, और जो हमने पढ़ा है ना अभी, उन्हीं चारों रूल्स का यूज करना है। उन्हीं चारों रूल्स के यूज से ही हमारे सारे के सारे रे डायग्राम बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इन्फिनिटी पर मान लो ऑब्जेक्ट खड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर खड़ा है। कंसिडर किया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो वहां से पैरेलल लाइंस आती है, तो हमने ये मान लिया कि ये पैरेलल लाइन आई आ गई। अभी हमने जस्ट रूल पढ़ा था, आयुष बाबूजी बताएंगे पैरेलल लाइन कहां से निकलती है। तो पैरेलल लाइन निकलेगी फोकस पॉइंट से, निकल के आ गई। ये पैरेलल लाइन डाली, ये कहां से निकलेगी? फोकस पॉइंट से। अब पिछली क्लास में पढ़ाया था, याद होगा तुम लोगों को, कि जब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में दो लाइट रे जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर इमेज बनेगी। याद है इतनी बात? तो ये वाली लाइट रे इधर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है क्या? सभी को दिख रही होगी। यू समझ लो मैक्सिमम हमारा ऑब्जेक्ट ये इतना बड़ा था, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, इतना बड़ा इस हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट है। इतनी बड़ी हाइट का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन होने के बाद में इतना सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये साइज ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट की साइज होगी छोटी सी, इमेज कहां बन रही है? फोकस पॉइंट के ऊपर। अब मेरे को एक चीज बताओ, पिछली क्लास में मैंने कहा था रिफ्लेक्शन के बाद में दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तब इमेज बनेगी। अब इमेज जो बन रही है उसका नेचर कैसा है? कैसा है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर एक टेबल बना लेता हूं साथ में ही, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, साइज एंड नेचर। ठीक है, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को शॉर्ट में लिख रहा हूं। इमेज कहां पर बनी है हमारी, बता सकता है कोई? एट फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट पर बन गई। साइज कैसी है इसकी? एकदम डॉट जैसी साइज है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट साइज। क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट साइज। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? अगली पोजीशन पर चलते हैं। थोड़ा सा मिरर को भी इस तरफ खिसका लेता हूं मैं, ताकि टेबल को बीच में डिस्टर्ब ना करे।
सेकंड देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर पी एफ सी, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेकर के आएंगे तो इन्फिनिटी से तो पास में आ गया, लेकिन सी के पीछे ही रह गया, तो सी के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, हमने 4 नियम पढ़े हैं, उन चारों नियम को एक साथ यूज करने के लिए ये वाली सिचुएशन सबसे बेस्ट है। इस कंडीशन में हम चारों रूल्स को एक साथ यूज में ले सकते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट देखो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी, कहां से निकलेगी? फोकस पॉइंट से, ये निकाल दिया हमने फोकस पॉइंट से। दूसरा हमने पढ़ा था फोकस पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगी? पैरेलल, तो ये हमने कर दिया पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाली रे और रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाली रे दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो इसका मतलब इमेज बननी चाहिए यहाँ पर। अब देखो एरो का साइन यहाँ नीचे कर रखा है क्या मैंने, इसमें एरो का साइन ऊपर, इसका मतलब नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो मैंने कहा था चारों रूल्स को एक साथ यूज करने का एकमात्र सिचुएशन है। मैं इसके अंदर पोल के ऊपर से भी लाइट रे अगर डालूंगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि चारों रे एक साथ डालूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इमेज तो बन गई हमारी। अब कोई बोलेगा सर 2 ही रेज को क्यों मिला रहे हो, 4 को लाओ, 3 को लाओ। इनफाइनाइट रेज आती है भाई, 2 ही नहीं होती है, इनफाइनाइट जाती है। हमारे को क्लियरिटी मिले, समझने में आसानी रहे, इसलिए हम सिर्फ 2 रे को मिला करके मान लेते हैं कि हमारी इमेज बन गई है। पोल के ऊपर डालूंगा, इसी एंगल पे डाइवर्ज होकर के आ गया, फिर भी इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन को मान लो चाहे इस लाइन को मान लो, इमेज तुम्हारी यही बनेगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस मिरर को यूं करके कर्व करूंगा तो ये ऐसे ही जा करके, मतलब ये यहाँ से इसी एंगल पे जाएगा और जा करके वापस आ जाएगा, तो भी तुम्हारी इमेज बननी यही है। इमेज की जो पोजीशन है वो बननी यहीं पर है, चाहे इसे तुम कोई से भी एंगल लगा लो, चाहे कोई सा भी रूल लगा करके ले आओ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। इमेज कहाँ गई? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। साइज कैसी है? अभी भी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, तो जब ऑब्जेक्ट से छोटा होता है ना इमेज, उसको बोलते हैं डिमिनिश। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। नेचर सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पोजीशन पर चलो। पी एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट पास में आते आते हमारे पास कहां पर आ गया? अभी सी के जस्ट ऊपर आ गया। ये हमने पैरेलल लाइन डाली है, कहां से निकलनी चाहिए थी? फोकस पॉइंट से। लो जी भाई, निकाल दी हमने। ठीक है, दूसरा रूल कहता है फोकस पॉइंट से निकाल दो, पैरेलल हो जाएगी, या फिर पोल के ऊपर से लिया उसी एंगल पे आ जाएगी। तुम्हारा जो मन करे वहां से निकाल दो। ये लो, मेरा पोल के ऊपर से लाने का मन है, इसी एंगल पे ला करके मैंने रख दिया। ये इमेज दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सी के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जहां कहां पर था? सी के ऊपर। इमेज भी कहां बन गई? सी के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज भी बन जाएगी हमारी एट सी। साइज लगभग सेम सी साइज आएगी इसके अंदर। मेरे से थोड़ा सा मैंने स्केल वगैरह का यूज नहीं लिया, इसलिए थोड़ी सी इमेज की साइज है वो बड़ी दिख रही है। नेचर वही रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अगली इमेज पे देखो, इसके अंदर तुम लोग फोकस पॉइंट से भी डाल सकते हो भाई। फोकस पॉइंट से डालेंगे तो भी ये पैरेलल आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, प्रॉपर स्केल वगैरह से ड्रॉ करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली इमेज तुम्हारे को उसी जगह पे दिखाई देगी। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्ट हमारे और ज्यादा पास में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट पास में आ गया, इसका मतलब सी और एफ के बीच में उसको हमने खड़ा कर रखा है, पी एफ सी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, ये पैरेलल लाइन डाली, कहां से निकलेगा? फोकस पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है फोकस पॉइंट से डाल सकते हैं, पैरेलल हो जाएगा, पोल से डाल सकते हैं, इसी एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगा। अगर हम इस मिरर को और कर्व करके यहाँ से भी डालेंगे ना, तो ये पीछे की तरफ आकर के मिल जाएंगे। तो इसमें भी चारों रास्ते हमारे पास हैं, चारों रूल्स का यूज किया जा सकता है। हमने पोल वाला ले लिया, मान लो पोल के ऊपर हमने लाइटर डाली है और इसी एंगल पे आकर के डाइवर्ज हो गया। ठीक है, तो लगभग हम देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो सी के पीछे की तरफ जा रही है। ऑब्जेक्ट कहां पर लिया था हमने? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी है हमारी?
बियॉन्ड सी। ठीक है, अगली है साइज कैसी बोल सकते हैं हम, बड़ा है तो बड़े को बोल सकते हैं एनलार्ज्ड। क्या बोल सकते हैं? एनलार्ज्ड। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई समस्या यहां तक? ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अगली पोजीशन पर चलते हैं। हुई कॉनकेव मिरर, पी एफ सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आते थे, अब यहाँ पर आ गया हमारा फोकस पॉइंट के ऊपर से। ठीक है, पैरेलल लाइन कहाँ से निकलेगी भाई? फोकस पॉइंट से। ठीक है, पोल के ऊपर डाली, इसी एंगल पे निकल के आ गई। अब देखो ये दोनों लाइन कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलती है, तो हमने इसको मान लिया कि ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो इसको हमने कह दिया कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के मिल जाएगी। जो कभी नहीं मिलता उसको मान लिया कि आगे जाकर के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं पर मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट फोकस पॉइंट। इमेज कहाँ है? एट सी। साइज कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड। इसमें हम जहां कहीं पर भी स्क्रीन लगा देंगे, स्क्रीन का मतलब व्हाइट शीट लगा दो, व्हाइट चादर लगा दो, व्हाइट जो प्रोजेक्टर होता है उसमें जहाँ पे भी स्क्रीन लग जाती है वहीं पर तुम्हारी इमेज बन जाती है। ठीक है, हो सकता है वो ब्लर बन रही हो लेकिन इमेज दिख जाएगी। तो हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर दिख जाएगी, यहाँ लगा देंगे तो यहाँ दिख जाएगी, इमेज बनेगी हाईली एनलार्ज्ड। नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब लास्ट वाली इमेज जो सिचुएशन है वो एफ और पी के बीच वाली। लेकिन इसके पहले मैं एक बार चाहता हूँ कि तुम लोग इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा शायद तुम्हारे। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सोचो, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है भाई, देख लो एक बार, कुछ सिमिलरिटी ऐसा लग रहा हो तो बताना मेरे को। एक बार इसको ना टेबल को भी जूम कर दो, कैमरामैन को कहना चाहूंगा मैं कि टेबल को जूम करके दिखाएं आप सभी को। दिख गया? ठीक है, अब बताओ भाई सिमिलरिटी कुछ दिख रही है? चलो नहीं दिखी है, दिख गई, बहुत अच्छी बात है। अगर दिख रही है तो, नहीं दिखी तो चलो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो फर्स्ट जो है ना वो जस्ट अपोजिट है फिफ्थ कंडीशन का। ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनी? फोकस पॉइंट पर। साइज कैसी है? पॉइंट साइज। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, बहुत छोटा दिख रहा था। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है फिफ्थ वाला। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, अरे यार फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां जाएगी? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इसमें इमेज कहां है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है, इमेज कहां है? यहाँ पर। इसमें इमेज फोकस पॉइंट पर थी, ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पॉइंट पर। साइज इसमें बहुत छोटी है, इसमें साइज बहुत बड़ी है, अपोजिट है एक दूसरे का। नेचर सेम रहेगा, इन पांचों इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। सेकंड देखो, सी के पीछे ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। इसका अपोजिट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज कहां जाएगी? बियॉन्ड सी। इसमें छोटी थी ऑब्जेक्ट से, इसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वाला खुद ही अपने आप का ही उल्टा है, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सी के ऊपर इमेज बनेगी तो सेम साइज का रहेगा, जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो सेम साइज का रहेगा। इसको यूं समझ सकते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो इमेज की जो डिस्टेंस है या फिर इमेज की जो साइज है वो बढ़ती चली जाएगी। जब बहुत दूर था तो ऑब्जेक्ट छोटा सा दिख रहा था, फिर जब सी के पीछे लेकर के आए थोड़ा छोटा दिखा, जब सी के ऊपर लेकर के आगे सेम साइज का दिख गया, सी और एफ के बीच में ले आए तो एनलार्ज हो गया, और जब एफ के ऊपर ले आए तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। अब जो सिक्स्थ वाली जो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा स्पेशल केस है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। पी एफ एंड सी, यहाँ तक हमारा आ गया। तो ऑब्जेक्ट अब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। बताओ भाई, पैरेलल लाइन आ गई, कहाँ से निकलेगी? फोकस पॉइंट से। दूसरा, पोल के ऊपर से डाल दो, इसी एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्केल से लूंगा ना तो प्रॉपर बन जाएगी, तुम लोग प्रॉपर स्केल का यूज करके इनको ड्रॉ करना। ये हमने ले लिया। पिछली वाली इमेज के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क यह है कि उसमें दोनों लाइन पैरेलल थी और यहाँ पर दोनों लाइन डाइवर्जिंग नेचर की है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर
जा रही है, और जो भी दूर जा रही है इसका मतलब वो पहले एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। जब इनको पीछे की तरफ ले जा करके देखा तो पाया कि ये दोनों पीछे चोरी चोरी चुपके चुपके मिल रहे हैं। मिल रहा है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर इमेज हमारी बन गई है। अब ये हमने दो रेज रियल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या भाई, बता सकता है कोई मेरे को? नहीं कर रही। तो ये हमने जबरदस्ती इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाया है। ठीक है, जबरदस्ती अगर हमने इंटरसेक्ट करवाया है तो ये जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल। कैसी बनी है? तो नेचर में सीधा लिख देता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब चलो आगे की प्रोसेसिंग पर। ऑब्जेक्ट कहां पर था? बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब जरूरी नहीं कि एकदम बीच में हो, यहां पर भी रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, इमेज कहां गई बता सकता है कोई? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे की तरफ। ठीक है, नेचर कैसा है इसका? एनलार्ज। अच्छा सॉरी, साइज। साइज कैसी है ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज जो बनी है उसकी? यहाँ पर ये जो साइज हम लिख रहे हैं ना, ये हमेशा इमेज की लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज से मतलब नहीं है हमारे को। इमेज की पोजीशन लिखेंगे, इमेज का साइज लिखेंगे, इमेज के नेचर, ये तीनों चीजें किस, ये समझ लो, ये तो इमेज है। ये दोनों चीजें हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? इमेज के ही बारे में हम ये दोनों चीजें पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया इतना? ये हो गया। अब देखो इसके बाद में तुम लोगों को कॉनकेव मिरर के यूजेज, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज, ये सब चीजें आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, साथ साथ चलते रहो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। ठीक है, धन्यवाद।